नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज, बहराइच, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हमारा विषय है, संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे पहले बताया गया कि संसाधन की बारे में कि संसाधन वो तत्व या पदार्थ हैं जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो या मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में वो सहायता करते हों, उनको हम रिसोर्स या संसाधन कहते हैं। कई परिभाषाएं भी बताया गया इससे पूर्व के वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये जो संसाधन है, जो रिसोर्स बताए गए हैं, इनको किन किन आधारों पर हम बांट सकते हैं, वो आधार क्या क्या हैं। नंबर एक जो अब बांटने का आधार है, नंबर एक है वितरण की दृष्टि से संसाधनों का वर्गीकरण। वितरण की दृष्टिकोण से संसाधनों का वर्गीकरण, जो पहला हमारा विभाजन का प्रमुख आधार है, वो संसाधनों का वितरण। यानी जो रिसोर्सेस होते हैं वो धरातल पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। उनका जो आधार होता है धरातल पर पाए जाने का, कहीं ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं कम मात्रा में पाए जाते हैं। किसी विभाग के कुछ क्षेत्र में संसाधन नहीं पाए जाते हैं। संसाधनों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। तो इस आधार पे उनको हम वितरण की दृष्टि से भी संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। इस वर्गीकरण में नंबर एक आता है सर्वसुलभ संसाधन या सर्वगत संसाधन। इसको हम कहते हैं सर्वगत संसाधन या सर्वसुलभ संसाधन। अर्थात धरातल पर वे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हों, उनको सर्वगत या सर्वसुलभ संसाधन कहते हैं। धरातल पर पाए जाने वाले वे समस्त प्रकार के संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, उनको सर्वगत या सर्वसुलभ संसाधन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, ये क्या है? सर्वगत सुलभ संसाधन है, जो धरातल पर सभी जगह पाए जाते हैं। दूसरा वर्गीकरण है सामान्य सुलभ या अल्प सुलभ संसाधन। दूसरा है सामान्य सुलभ या अल्प सुलभ संसाधन। यानी धरातल पर सभी जगह तो पाए जाते हैं। जो सामान्य सुलभ प्रकार के संसाधन होते हैं वो धरातल पर सभी जगह तो पाए जाते हैं, किंतु उनकी गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। तो दूसरे प्रकार का जो जो विभाजन है, उसको हम सामान्य सुलभ या अल्प सुलभ संसाधन के नाम से पुकारते हैं कि धरातल पर सभी जगह तो पाए जाते हैं, किंतु उनकी गुणवत्ता में अंतर आता है। तो उनको हम सामान्य सुलभ संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि। ठीक है। तो एक तो हो गया कि सभी जगह वो संसाधन पाए जाते हैं, और दूसरा है सभी जगह तो पाए जाते हैं किंतु उनकी गुणवत्ता में अंतर होता है। तीसरा है विरल प्रकार के संसाधन। हम सभी जानते हैं कि धरातल पर सभी प्रकार के जो संसाधन हैं वो बिखरे हुई अवस्था में मिलते हैं। यानी किसी प्रकृति ने ऐसा बंटवारा हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है कि नहीं उत्तर प्रदेश के लिए 10%, बिहार के लिए 10%, छत्तीसगढ़ के लिए 10%, केरल के लिए 10%, तमिलनाडु के लिए 10%। यानी भारत विभिन्न राज्यों में कोई प्रकृति ने ऐसा बंटवारा नहीं किया है। ये राज्यों जो प्रकृति का सीमांकन है वो प्रकृति पर्वत है, पठार है, सागर, महासागर, नदियाँ, झीलें, प्रकृति ने अपना सीमांकन इस आधार पर किया है। लेकिन मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल पर कई प्रकार के प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। कई प्रकार के प्रदेश को बनाए हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि नामों के से संबोधित किए जाते हैं। तो प्रकृति ने कोई ऐसा बंटवारा हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है। तो उसको हम कह सकते हैं कि विरल प्रकार के संसाधन, अर्थात धरातल पर जब संसाधन बिखरे हुई अवस्था में पाए जाते हैं तो उनको हम विरल प्रकार के संसाधन कहते हैं। यानी कोई संसाधन जब धरातल पर बिखरे हुई अवस्था में मिलता है तो उसको हम विरल प्रकार के संसाधन कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, पेट्रोलियम या अनेक प्रकार के खनिज जो धरातल पर एक दो स्थानों तो कई स्थानों पर बिखरे हुए मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनको हम विरल प्रकार के संसाधन कहते हैं। ठीक है। और चौथा इसमें आता है एकल प्रकार के संसाधन। नाम है जैसे एकल, यानी धरातल पर वो संसाधन जो एक या
दो ही स्थान पर पाया जाता हो, एक ही स्थान पर पाया जाता हो, तो उसको हम एकल प्रकार के संसाधन कहते हैं। यानी इस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत उन संसाधनों को शामिल किया जाता है जो धरातल पर एक स्थान पर पाए जाते हों, उनको हम एकल प्रकार के संसाधन कहते हैं। धरातल पर एक स्थान पर पाए जाने वाले संसाधन को हम एकल प्रकार के संसाधन कहते हैं। जैसे क्रायोलाइट नामक धातु जो है वो ग्रीनलैंड में पाई जाती है, जो संसार में केवल एक स्थान पर पाई जाती है, ग्रीनलैंड, तो उसको हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं, इस श्रेणी के संसाधन में शामिल करते हैं कि वो धरातल पर एक स्थान पर पाई जाती है, उसको हम एकल प्रकार के संसाधन कहते हैं। अर्थात यानी उत्पत्ति के आधार पे हम संसाधनों को कितने भागों में बांटे? पहला आधार लिया हमने संसाधनों के विभाजन का आधार, पहला आधार प्रश्न आया कि सर्वसुलभ संसाधन, अर्थात धरातल पर वे प्रकार सभी संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हों, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा हमने लिया सामान्य सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधनों के अंतर्गत उन संसाधनों को शामिल किया जो धरातल पर सभी जगह तो पाए जाते हैं किंतु उनकी गुणवत्ता में अंतर होता है। वो सभी जगह तो पाए जाते हैं किंतु उनकी गुणवत्ता में अंतर होता है, तो उनको हम सामान्य सुलभ, जैसे भूमि। अगला आया विरल प्रकार के संसाधन। विरल प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत हम उन संसाधनों को शामिल करते हैं जो धरातल पर बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं, यानी एक ही स्थान पर वो नहीं पाए जाते, धरातल पर कई स्थानों पर बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं, तो उसको हम विरल प्रकार के संसाधन कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, पेट्रोलियम, यानी जो धरातल पर बिखरे हुए पेटियों में पाया जाता है या बिखरे हुए अवस्था में पाया जाता है, उनको हम विरल प्रकार के संसाधन कहते हैं। चौथा इसमें विकल्प है एकल प्रकार के संसाधन। एकल प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत हम उन संसाधनों को शामिल करते हैं जो धरातल पर एक स्थानों पर पाए जाते हैं, जो संसार में एक स्थान पर पाए जाने वाले संसाधनों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है, जिसे हम एकल प्रकार के संसाधन कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण बताया कि क्रायोलाइट नामक धातु जो है वो ग्रीनलैंड में पाई जाती है, एकल प्रकार के संसाधनों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। दूसरा है, ये तो पहला वर्गीकरण हो गया वितरण के आधार पे। दूसरा है पुनः पूर्ति के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण। पुनः पूर्ति के आधार पे इसको भी हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। दूसरा जो आधार है पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, इसको भी हम कई उपभागों में बांटते हैं। जैसे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जिनका प्रयोग करते हुए उनके गुणों को कायम रखा जाता है। जब हम किसी संसाधन को प्रयोग में लाते हैं, साथ ही साथ उनके पूर्व गुणों को हम कायम रखते हैं या गुणों में वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो ऐसे संसाधनों को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि भूमि को हजारों वर्षों तक उर्वर बनाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। दूसरा है पुनः आपूर्ति वाले संसाधन, यानी जो पुनः पूर्ति दृष्टिकोण के आधार पर हम विभाजन प्रस्तुत करते हैं, तो पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन और दूसरा है पुनः आपूर्ति वाले संसाधन। वे खनिज पदार्थ जो एक बार प्रयोग किए जाने पर समाप्त हो जाते हैं, वे खनिज पदार्थ या वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उनको हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं पुनः आपूर्ति वाले संसाधन, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये ऐसे खनिज पदार्थ हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं। एक बार जैसे करेंगे इनकी गुणवत्ता समाप्त हो जाएगी और ये हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाएंगे, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। तीसरा है बार बार उपयोग होने वाले संसाधन, यानी पुनः पूर्ति के आधार पर जो तीसरा उपविभाग है इसका, वो है बार बार उपयोग होने वाले संसाधन।
तो बार बार उपयोग होने वाले संसाधनों के अंतर्गत हम उन संसाधनों को शामिल करते हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धरातल पर जो संसाधन हैं उनका बार बार जब उपयोग हम कर लेते हैं, कई बार उनका उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसको हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं बार बार उपयोग होने वाले संसाधन। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये ऐसे धातुएं, ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग एक बार करने के बाद हम दोबारा भी इनका उपयोग लाते हैं। लोहे से बनी हुई अनेक वस्तुएं जब वो टूट जाती हैं तो जो कबाड़ी खरीदने आता है वो आपका टूटा हुआ लोहा ले जाता है, और फिर वही लोहा जो होता है वो आपकी आवश्यकता अनुसार, वही लोहा आपकी आवश्यकता अनुसार दोबारा वस्तुएं बनकर आपके सामने आ जाती हैं जिनका आप उपयोग करते हैं उसी लोहे से बनी हुई वस्तुओं का। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं बार बार उपयोग करने वाले संसाधन। ठीक है, इसी में पूर्ति के आधार पर जो है वर्गीकरण में चौथा विकल्प आता है सनातन प्राकृतिक संसाधन। सनातन प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत सौर शक्ति, महासागर, सौर शक्ति, महासागर और विस्तृत भूभाग की जलवायु ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको मनुष्य प्रयोग तो कर लेता है परंतु उनको विनष्ट नहीं कर सकता। जिनको मानव प्रयोग तो कर लेता है किंतु उनको विनष्ट नहीं कर सकता है। नदियों भी सनातन प्राकृतिक संसाधन हैं परंतु मानव इनको कारखानों, नगरों आदि के कूड़े कचरे से गंदा करता रहता है। कहने का तात्पर्य है सनातन प्रकृति संसाधन के अंतर्गत उन संसाधनों को शामिल किया जाता है जैसे सौर शक्ति है, महासागर है, विस्तृत भूभाग है, जलवायु है, आज प्राकृतिक संसाधन इसमें शामिल किए जाते हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, उनको हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं। तीसरा वर्गीकरण आता है, यानी पहला आपने वितरण के दृष्टिकोण से उसका वर्गीकरण किया, संसाधनों का, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किया। दूसरा पुनः पूर्ति के दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया, और तीसरा आता है स्वामित्व यानी मालिक के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम निम्नलिखित भागों में बांटते हैं, जैसे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत क्या होता है, परिवार की संपत्ति। व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत हम उन संसाधनों को शामिल करते हैं जो व्यक्तिगत, यानी जो आपकी जो हेडिंग्स है उसी से आप समझ लीजिए कि व्यक्तिगत, जब कोई संसाधन व्यक्तिगत होता है तो उसको इस श्रेणी में हम शामिल करते हैं। जैसे परिवार की संपत्ति, भूमि, भवन, नगद धनराशि, बैंक में धनराशि, इसके अलावा शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका चरित्र आदि क्या है, यह व्यक्तिगत संसाधन है। चरित्र भी हमारा एक व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा है इसमें राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं किसी प्रदेश या राष्ट्र के समस्त नागरिकों के व्यक्तिगत संसाधनों का प्रयोग और उस राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति, उत्तम सरकार, सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संबंध, नागरिकों के उत्तम चरित्र और देशभक्ति भी राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। यानी किसी भी राष्ट्रीय संसाधन से तात्पर्य होता है किसी भी प्रदेश या राष्ट्र के समस्त नागरिकों के व्यक्तिगत संसाधन जो होते हैं उन संसाधनों को उस राष्ट्र के सार्वजनिक संपत्ति, उत्तम सरकार, सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि में जब हम सहायता लेते हैं तो उसको इस श्रेणी के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तीसरा आता है विश्व संसाधन, यानी स्वामित्व या मालिकत्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हमने किया तो उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग आया व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा विश्व संसाधन।
विश्व संसाधन के अंतर्गत उन संसाधनों को शामिल किया जाता है जिसमें समस्त संसार, जिस संसाधन में समस्त संसार की भौतिक और अभौतिक, समस्त संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं मानव मात्र की समृद्ध और कल्याण के लिए उपयोगी होती हैं। यानी संसार में समस्त भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जब मानव के कल्याण के लिए उपयोगी हो जाती हैं, उसको हम सभी लोग संसार के सभी राष्ट्रों के संसाधन होते हैं। यानी सभी लोग हमको विश्व का संसाधन कहते हैं। ठीक है। तो संसाधनों का जो वर्गीकरण था वो आप 3 आधार पे वर्गीकरण आपका हुआ। वितरण की दृष्टिकोण से संसाधनों का वर्गीकरण, पूर्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। वितरण के आधार पे आपने सर्वसुलभ संसाधन, दूसरा सामान्य सुलभ संसाधन, तीसरा विरल प्रकार के संसाधन, चौथा एकल प्रकार के संसाधन, और पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधनों का जब वर्गीकरण किया तो आप उसको 4 भागों में बांटे। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, पुनः आपूर्ति योग वाले संसाधन, बारंबार उपयोग होने वाले संसाधन और सनातन प्राकृतिक वाले संसाधन। इसके बाद तीसरी हेडिंग्स आपने बताए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को आपने 3 भागों में बांटा, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और विश्व संसाधन। इस आधार पर आप संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर चौथा विकल्प आता है इसमें प्रयोग की दृष्टिकोण से संसाधनों का वर्गीकरण। चौथा विकल्प आता है प्रयोग की दृष्टिकोण से संसाधनों का। इसमें इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। प्रयोग के दृष्टिकोण के संसाधन को भी हम 4 समूहों या 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला अप्रयुक्त संसाधन, पहला आता है इसमें अप्रयुक्त प्रकार का संसाधन, अर्थात इस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत किसी क्षेत्र में स्थित कोई, किसी भूभाग में स्थित कोई संसाधन जब प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी किसी भूभाग में, किसी क्षेत्र में जब कोई संसाधन प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह अप्रयुक्त संसाधन कहलाता है, तब वो अप्रयुक्त संसाधन कहलाता है। ठीक है। यानी किसी भूभाग में वैसे भी जब कोई चीज, वस्तु या पदार्थ संसाधन की श्रेणी में तभी आता है जब वह मानव उपयोगी हो जाता है। तो अप्रयुक्त प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत हम उन संसाधनों को शामिल करते हैं जब मानव किसी संसाधन का उपयोग अप्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग नहीं करता है, वो अप्रयुक्त संसाधन की श्रेणी में कहलाता है। दूसरा अप्रयोजनीय संसाधन, दूसरा है अप्रयोजनीय संसाधन। यदि कोई संसाधन वर्तमान तकनीक के अनुसार भविष्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यदि कोई संसाधन वर्तमान तकनीक के अनुसार भविष्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वो अप्रयोजनीय संसाधन कहलाता है। यदि कोई संसाधन वर्तमान तकनीक, जो हमारी तकनीकी ज्ञान है, उसके आधार पर भविष्य में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है तो उसे हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं। ठीक है। अगला है संभाव्य संसाधन, यानी प्रयोग की दृष्टिकोण से संभाव्य संसाधन। किसी क्षेत्र या प्रदेश में वे पदार्थ जो संभवतः निकट भविष्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। संभाव्य संसाधनों से तात्पर्य ऐसे संसाधनों से होता है जिनसे हमारी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती हो, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जिनसे हमारी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती होगी या भविष्य में जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उनको हम संभाव्य प्रकार के संसाधनों की श्रेणी में शामिल करते हैं। जैसे नदियों का जल होता है, हम सभी जानते हैं कि विद्युत उत्पादन में नदियों के जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन अभी इतनी सुगमता न होने के कारण, उपलब्धता न होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको विद्युत उत्पादन इतना नहीं ले पा रहे हैं, जबकि हमारे पास
जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो उसको हम संभाव्य प्रकार के संसाधन कहते हैं। चौथा है अज्ञात या गुप्त प्रकार के संसाधन, जो इसमें प्रयोग के दृष्टिकोण से पहला अप्रयुक्त संसाधन, दूसरा अप्रयोजनीय संसाधन, तीसरा संभाव्य संसाधन और चौथा है अज्ञात या गुप्त प्रकार के संसाधन। अज्ञात या गुप्त प्रकार के संसाधन को उन संसाधनों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता है जिनका पूरा उपयोग मनुष्य को मालूम नहीं है। यानी धरातल पर कई ऐसे संसाधन हैं जिनको मनुष्य जानता ही नहीं है, और कोई वस्तु या पदार्थ तभी संसाधन की श्रेणी में आता है जब वो मानव ज्ञान के उपयोगी हो जाता है, मानव की आवश्यकताएं पूर्ति में सहायक हो जाता है, तब उसे हम संसाधन की श्रेणी में शामिल करते हैं, तब उसे हम संसाधन कहते हैं। तो जो अज्ञात या गुप्त प्रकार का संसाधन है, धरातल पर ऐसे अनेक संसाधन अभी पड़े हुए हैं जिनके बारे में कि हमारे किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति इन संसाधनों से हो सकती है, उनके बारे में अभी हमें जानकारी ही नहीं प्राप्त है। तो ऐसे संसाधनों को हम गुप्त प्रकार का संसाधन कहते हैं। आप सभी से उम्मीद होगी कि ये हमारा टॉपिक आप सभी को बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं पुनः एक नए विषय के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।